नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज। आज इतिहास की इस क्लास में मैं आपको कुछ सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि इतिहास के पन्नों में दबी रह गई, जिसे सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। ऐसी इतिहास से जुड़ी हुई ना जाने कितनी ही बातें हैं जिन्हें इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया, लेकिन ये ऐसी कहानियाँ हैं, ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब तक आपने पढ़ा मौर्य वंश तक, मतलब मौर्य वंश तक की पूरी जानकारी आपको मिल गई है जो कि पुस्तकों में लिखी हुई है, आपने वही पढ़ा है। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह इतिहास की पुस्तक में दर्ज नहीं है। ना जाने ऐसी कितनी ही हजारों हजार कहानियां हैं जिनका जिक्र इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो आज जिस कहानी की हम शुरुआत कर रहे हैं उसके प्रमुख पात्र है तिस्य रक्षिता। जी हाँ, ये बिल्कुल ही अनजाना सा नाम है आपके लिए, ये बिल्कुल ही अनसुना सा नाम है आपके लिए, लेकिन आज आप इसके पूरे के पूरे कैरेक्टर से, पूरे के पूरे चरित्र से परिचित हो जाएंगे कि तिस्य रक्षिता कौन थी, इतिहास में इसका क्या स्थान है, इसने किस तरह से एक पूरे के पूरे वंश को बर्बाद कर दिया, एक भावी सम्राट के पूरे कैरियर को ख़त्म कर दिया। तो वो कौन थी और इसका स्थान कहाँ था, चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि अशोक की अनेकों रानियाँ थीं। सम्राट अशोक जिसे इतिहास में महान कहा गया है, तो इस महान सम्राट अशोक की अनेकों रानियां थीं और इनकी एक रानी जो थी वो पद्मावती थी। पद्मावती ये वो नहीं थी जो कि राजपूत वंश से संबंधित थी, ये पद्मावती सम्राट अशोक की पटरानी थी। और सम्राट अशोक और पद्मावती का एक बहुत ही खूबसूरत पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। कुणाल इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे, इस नाम से आप परिचित होंगे। वही कुणाल जो कि आगे चल कर के पूर्वी साम्राज्य का, यानी अशोक के बाद पूर्वी साम्राज्य का सम्राट भी नियुक्त हुआ था। लेकिन अपने सम्राट पद तक पहुंचने के लिए कुणाल को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किस किस प्रकार की भयंकर यातनाएं उसने सही, इन सारी बातों का जिक्र आपको इतिहास के पन्ने नहीं बताते हैं। इनके लिए हमें इतिहास के अनछुए पन्नों तक जाना पड़ता है। तो आप समझ गए कि सम्राट अशोक की पटरानी पद्मावती का पुत्र कुणाल था, जो कि बेहद ही खूबसूरत था, जो कि शारीरिक रूप से जितना ही खूबसूरत था उतना ही ज़्यादा वह बुद्धिमान भी था, चतुर भी था, नीति संगत भी था, न्यायप्रिय भी था, नीति निपुण भी था और सबसे बढ़ करके वह बहुत बड़ा पितृभक्त था, आदर्शों का पालन करने वाला था, आदर्श मूल्यों पर चलने वाला था। तो इतनी सारी विशेषताओं से युक्त अशोक का पुत्र कुणाल क्यों इतिहास के पन्नों में उतनी शक्तिशाली रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करा सका? वह कौन सा ऐसा कारण था? आपको याद करना होगा कि राम को वनवास कराने में कैकेयी का हाथ था, तो कुणाल के भी वनवास के पीछे जिस स्त्री का हाथ था वह थी तिस्य रक्षिता। अब यह तिस्य रक्षिता कौन थी? तिस्य रक्षिता सम्राट अशोक की सबसे युवा रानी थी। सम्राट अशोक का रनिवास हर उम्र की रानियों से, पटरानियों से सुसज्जित था, जिसमें कि सबसे युवा रानी जो थी वह तिस्य रक्षिता थी। सम्राट अशोक अपने उम्र के चौथे पन में प्रवेश कर चुके थे और महारानी रानी तिस्य रक्षिता अपने उम्र के बिल्कुल बाल्य अवस्था से थोड़ा सा अधिक इस अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जो झुकाव था वह अशोक की ओर तिस्य रक्षिता का कम था। उसे अपने हम उम्र किसी व्यक्ति की तलाश थी जिसके साथ वह अपने जीवन की कामनाओं की पूर्ति कर सके, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कुणाल बेहद ही खूबसूरत था, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि लोग उनसे सहज रूप से ही आकर्षित हो जाया करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि हिमालय की तराई में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कुणाल।
इसकी आंखें बेहद ही खूबसूरत हुआ करती हैं और इसी पक्षी से प्रभावित होकर के सम्राट अशोक ने अपने पुत्र का नाम कुणाल रखा था। कुणाल की खूबसूरती पर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। हालांकि रानी तिस्सरक्षिता भी इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी सम्मोहित करने की उनमें क्षमता थी। सम्राट अशोक स्वयं भी तिस्सरक्षिता पर बहुत ही सम्मोहित रहा करते थे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। अब कहानी का जो मुख्य भाग है वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से मौर्य वंश षड्यंत्र का शिकार हुआ, किस तरह से एक कुटिल स्त्री ने पूरे के पूरे मौर्य वंश का विनाश कर दिया। हुआ यह कि तिस्सरक्षिता धीरे धीरे कुणाल से प्रेम करने लगी, लेकिन कुणाल तिस्सरक्षिता से प्रेम नहीं करता था क्योंकि वह पहले से ही विवाहित था। उसका विवाह कंचनमाला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के साथ हो चुका था। वह अपने वैवाहिक जीवन में खुश था, संतुष्ट था, लेकिन तिस्सरक्षिता का दिल और उनका हृदय कुणाल के लिए धड़कना शुरू हो गया था। इस बात की जानकारी कुणाल को नहीं थी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तिस्सरक्षिता का प्रेम जो था कुणाल के लिए एक तरफा था। सम्राट अशोक को भी इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन तिस्सरक्षिता ने कुणाल को अपने कमरे में बुलाया, अपने कक्ष में बुलाया और उनके समक्ष अपने प्रणय निवेदन को प्रस्तुत किया। प्रणय निवेदन कर बैठी वो। इतना सुनते ही कुणाल ने उन्हें काफ़ी धिक्कारा और धिक्कारते हुए वो कक्ष से बाहर चले गए। ये सारे संबंध तो संभव थे ही नहीं। एक तो तिस्सरक्षिता स्वयं रानी थी, राजा की पटरानी थी, दूसरा कि वो कुणाल की भी माता थी, और तीसरी बात थी कि कुणाल स्वयं ही विवाहित थे। ऐसी स्थिति में भला ये संबंध किस प्रकार से परिपूर्ण रूप ले पाता। तो तिस्सरक्षिता को धिक्कारते हुए कुणाल कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। उनके कक्ष से बाहर निकलने के बाद ही रोती बिलखती हुई तिस्सरक्षिता उसी क्षण निश्चय करती हैं कि वो कुणाल का पूरी तरह से विनाश कर देंगी, वो कुणाल को जीवित नहीं छोड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी समय में कुछ ऐसे घटना चक्र परिवर्तित होता है कि तक्षशिला, जो कि सम्राट अशोक के शासन का साम्राज्य का एक हिस्सा था, वहाँ विद्रोह हो जाता है। हालांकि समय समय पर तक्षशिला में बराबर विद्रोह होते ही रहे थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को कहा और कुणाल अपनी पत्नी कंचनमाला और एक सैन्य टुकड़ी के साथ तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर जाते। इधर क्या होता है कि सम्राट अशोक काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती है। इस स्थिति में तिस्सरक्षिता उनकी जी जान से सेवा करती है और सम्राट अशोक स्वस्थ हो जाते हैं। तिस्सरक्षिता के इस सेवा से सम्राट अशोक इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि तिस्सरक्षिता मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर देखिए तिस्सरक्षिता जो है वो अपने अपमान से भीतर ही भीतर क्रोधित तो थी ही और कुणाल से बदला लेना चाहती थी। उसने कहा अशोक से कि मुझे राजपत्रित कुछ राजा की मुहर लगी हुई कुछ ब्लैंक पेपर्स मुझे दे दिए जाएं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने हिसाब से उनका उपयोग करूंगी और जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता होगी मैं उसे मंगा लूँगी। इस पूरे कुटिल नीति को अशोक नहीं समझ सके और खुश होकर के उन्होंने पेपर साइन करके तिस्सरक्षिता को दे दिया, दिलवा दिया। अब मुहर लगा हुआ राजपत्रित पत्र जो है, वो ब्लैंक पेपर जो है वो तिस्सरक्षिता के पास में पहुंच जाता है। यहाँ तिस्सरक्षिता उस पेपर पर ये लिखवा करके कि कुणाल जहाँ कहीं भी है उनकी दोनों आंखें निकाल ली जाए, क्योंकि इन्हीं आंखों ने उसे सम्मोहित किया था, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं और कुणाल को जान से मार दिया जाए, ऐसा पत्र लिखवा करके वो तक्षशिला के राज्यपाल के पास में भेजती हैं। तक्षशिला का राज्यपाल इस पत्र को पढ़ करके बहुत ही हैरत में पड़ जाता है कि सम्राट अशोक भला इस तरह की आज्ञा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये पत्र जो है वो तिस्सरक्षिता ने लिखवाया है। वहाँ तो सिग्नेचर जो है, साइन जो है वो अशोक का था और मुहर जो था वो राज दरबार की लगी हुई थी। तो
राज्यपाल ने, तक्षशिला के राज्यपाल ने यही सोचा कि ये सम्राट अशोक का निर्देश है। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो संयत भी हो जाते हैं ये सोच करके कि सम्राट अशोक का पूर्व का जीवन जो है वो रक्तपात से भरा हुआ था, वो हिंसा से भरा हुआ था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि किसी कारणवश हो सकता है कि कुणाल को मारने की आज्ञा सम्राट अशोक ने दे दी हो। ऐसा सोच करके राज्यपाल कुणाल के पास जाता है और उन्हें सम्राट अशोक का फरमान सुनाया जाता है। कुणाल पितृभक्त थे, वो सहज ही अपने पिता की आज्ञा मान करके अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज्यपाल और उनके सैनिकों के द्वारा कुणाल की आंखें निकाल ली जाती है, कुणाल अंधे हो जाते हैं और राज्यपाल ये सोचते हैं कि अब तो कुणाल किसी कार्य के रह ही नहीं गए, ये तो किसी काम के नहीं रह गए, इनका तो जीवन ही बर्बाद हो गया, तो इनको मारने से क्या फ़ायदा। राज्यपाल उन्हें मारता नहीं है बल्कि अंधा करके छोड़ देता है। इस बात की जानकारी जब अशोक को चलती है कि कुणाल के साथ ऐसा किया गया है, ऐसा हुआ है, तो उन्हें सारा का सारा माजरा और सारा का सारा वाकया समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी कुटिल नीति किसने चली है। वो समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा जो है वो तिस्य रक्षिता का किया धरा है। तो अब क्या होता है कि सम्राट अशोक क्रुद्ध होकर के, जो कि काफ़ी शांत हो चुके थे, उनका क्रोध फिर से भड़क उठता है। वो आज्ञा देते हैं कि तिस्य रक्षिता को जिंदा जला दिया जाए और इस तरह से एक ऐसी रानी को जिंदा जला दिया जाता है जो कि अपने प्रेम के कारण किसी के जीवन को बर्बाद करने का उद्देश्य रखती हो या जिसने किया हो, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रसंग है जो कि आपको अलग अलग पुस्तकों में यदा कदा देखने को पढ़ने को मिल सकती है, लेकिन ये किसी तरह से इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं है। आप इसे समझ सकते हैं लेकिन ये कहीं भी आपको ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब बात आती है उत्तराधिकार की। कुणाल अंधे हो चुके होते हैं और अब उन्हें साम्राज्य नहीं मिल सकता है, मतलब सम्राट अशोक के वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, ऐसा हो गया है। और तब तक कुणाल को पता चलता है कि सम्राट अशोक किस अन्य राजकुमारों में उत्तराधिकारी की संभावना को तलाश कर रहे हैं। तब कुणाल जो है वो संगीतज्ञ के वेश में, चूँकि उन्हें संगीत की भी बहुत अच्छी जानकारी थी और उनकी पत्नी कंचनमाला जो है उन्हें वो भी काफ़ी मधुर गाती भी थी, वाद्य यंत्र की भी उन्हें जानकारी थी। और कंचनमाला ने पूरी तरह से कुणाल को संगीत में निपुण बना दिया, संगीत कला में निपुण बना दिया और दोनों पति पत्नी वेश बदल करके सम्राट अशोक के राज दरबार में पहुंचते हैं। सम्राट अशोक को वो अपने संगीत से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तब जाकर के अशोक पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब कुणाल, जो कि वेश बदल करके एक संगीतकार के वेश में है, वो कहते हैं कि मुझे साम्राज्य चाहिए। इतना सुनते ही अशोक खड़े हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। तब कुणाल अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं कुणाल हूँ और मुझे अब अपना अधिकार चाहिए। तब सम्राट अशोक कहते हैं कि किसी अंधे व्यक्ति को, जो कि अंधा हो चुका हो, उसे साम्राज्य नहीं दिया जा सकता, ये नियम के विरुद्ध है, तो तुम्हें साम्राज्य कैसे दिया जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे साम्राज्य नहीं दीजिए बल्कि मेरे बेटे को साम्राज्य दीजिए, मेरे नाम से साम्राज्य मत दीजिए, मेरे बेटे को दीजिए। तब अशोक कहते हैं कि तुम्हारा बेटा वो कब हुआ। तो कुणाल कहते हैं संप्रति। संप्रति एक राजकीय शब्द है जो उस समय में बहुधा प्रयोग में लाया जाता था। तो संप्रति का अर्थ होता है अभी अभी। हालांकि उस समय कुणाल का पुत्र जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ रहता है, वो माता के गर्भ में ही होता है, लेकिन इस बात को सम्राट अशोक स्वीकार कर लेते हैं और संप्रति
जब कुणाल का जो पुत्र हुआ कुछ महीनों के बाद में, उसका नाम भी संप्रति ही रखा गया और संप्रति को सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। और सम्राट अशोक 8 वर्षों तक संप्रति के नाम पर राजकाज का देखभाल करते हैं। उसके बाद 9 वर्षों तक कुणाल स्वयं अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद उनका पुत्र भी 8-9 वर्षों तक शासन करते हैं। तो इस तरह से जो उत्तराधिकार है वो कुणाल को ना मिल करके संप्रति को मिल जाता है। तो इस तरह से इस कहानी का सुखद अंत हो जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो प्रश्न उभर करके सामने आता है वो ये है कि इतना कुशल व्यक्ति, इतना प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त व्यक्ति कुणाल जो थे, आप देख रहे हैं कि तक्षशिला में विद्रोह ये दबाने का श्रेय कुणाल को ही जाता है। तो उनकी प्रशासनिक क्षमता पर किसी भी प्रकार से अंगुली नहीं उठाया जा सकता है। तो क्या इतिहास ने, क्या भविष्य ने एक महान सम्राट को खो दिया? जी हाँ, इतिहास ने, भविष्य ने, आगे आने वाली पीढ़ियों ने, भारत ने एक महान शासक कुणाल को खो दिया। शायद कुणाल के साथ में इतनी बड़ी छल नीति नहीं हुई होती तो कुणाल का नाम भी कुणाल महान ऐसा करके आज के इतिहास में दर्ज हुआ होता। तो ना जाने इतिहास ऐसे कितनी ही गाथाओं से भरा पड़ा है, ना जाने कितनी ही कूटनीतियों से, छल नीतियों से भरा पड़ा है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको समय समय पर इतिहास की जिन कोर्स की बातों को आपको कंप्लीट तो कराऊंगी ही, इतिहास के ऐसी घटनाओं से भी परिचित करवाऊंगी जिनका इतिहास में जिक्र मिलता ही नहीं है, हालांकि जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तिस्सरक्षिता की कहानी किस प्रकार से समाप्त हो गई, किस प्रकार से एक स्त्री ने पूरे के पूरे वंश का विनाश कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अशोक का जो है उत्तरदायित्व मौर्य साम्राज्य के विघटन का या पतन का नहीं है। बहुत सारे कारणों के साथ साथ तिस्सरक्षिता को भी हम मौर्य वंश के समाप्ति का एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। शायद कुणाल जीवित होते, शायद कुणाल के हाथों में पूर्ण रूप से प्रशासनिक क्षमता सौंप दी गई होती, उनके साथ में छल नीति का सहारा नहीं लिया होता तिस्सरक्षिता ने, तो मौर्य वंश ने और भी ज़्यादा प्रतापी शासकों को जन्म दिया होता और मौर्य वंश और भी सैकड़ों सालों तक जीवित रहता। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? इसे कहानी नहीं कहूँगी, ऐतिहासिक कहानी है ये। जिस प्रकार आपने पद्मावती, रानी पद्मावती की कहानी सुन रखी है, जिस प्रकार आपने मुगलों की बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारत में भी अनेकों कहानियाँ जो हैं वो दबी पड़ी हैं। तो इसी प्रकार की अन्य कहानियों के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। ऐतिहासिक जो कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको इतिहास की दबी हुई घटनाओं को उजागर करती हैं और कहीं ना कहीं ये किसी भी वंश के लिए, किसी भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। धन्यवाद।